कानून नाफिज करने, अमन व अमान कायम करने और इंसाफ फराहम करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही बुनियादी उसूल है कि आप इस कौम, कबीले या अवाम के मिजाज से आशना हों, रवायात से वाकिफ हों और जुर्म सज़ा के मेआरात का इदराक रखते हों, तो फिर आप वहाँ अपना हुकूमती इख्तियार बहसन खूबी नाफिज कर सकते हैं। कानून के इल्म की पहली किताब जो दुनिया की हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है वो उसूल कानून से मुतालिक होती है, जिसका अमूमी तौर पर पहला फिक्रा ये होता है, कानून लोगों के रस्म व रवाज से जन्म लेता है। कोई भी कानून ख्वाह कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर लोगों के रस्म व रवाज से मुतसादम होगा तो इसके खिलाफ मुज़ाहमत एक न एक दिन जरूर उठेगी। बलूचिस्तान में ऐसा बार बार हुआ और हुक्मरानों ने अपनी बेवकूफ़ियों का बार बार इर्तकाब किया। बलोच कौम की कई हजार साल तारीख में अंग्रेज का दौर एक ऐसा इस्तिस्ना है कि जिस दौर में बलोच कौम ने अपने सरदारों की क़यादत में अंग्रेजों का भरपूर साथ दिया और इसकी अमलदारी में बाकायदा एंग्लो अफगान जंग में ममदू व मुआवन रहे। अंग्रेज ने बलोच और पश्तून अवाम पर ये इक्तदार इस तरह की फौजकुशी करके हासिल नहीं किया था जैसी फौजकुशी पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पर की गई और इन्हें फतह किया गया। अंग्रेजों ने जब सिंध और पंजाब फतह करके इन इलाकों में अपने डिप्टी कमिश्नरों के जरिए हुकूमत मुस्तहकम कर ली तो इन्हें डेरा गाजी खान और जैकबाबाद के बलोच कबाइल मजारी, बुजदार, गोरचानी, कैसरानी, खोसा, दरेश, लगारी, जमाली, बलीदी, बजरानी और झाकरनियों के रस्म रवाज का बराह रास्त मुताला करने का मौका मिला। इस मुताले के बाद अंग्रेज ने बलूचिस्तान के मुतालिक अपनी पॉलिसियां बनाई। सिंध के मुल्हिका इलाकों का डिप्टी कमिश्नर सर विलियम मेरीवेदर था, जबकि पंजाब के मुल्हिका इलाके डेरा गाजी खान का डिप्टी कमिश्नर रॉबर्ट सेंडीमैन था। मेरीवेदर की पॉलिसी ये थी कि बलूचिस्तान पर फौजकुशी की जाए। पहले इसकी पॉलिसी मानी गई और एक हुक्मनामा जारी किया गया कि जो शख्स किसी मरी या भुगती का सर काट कर लाएगा इसे 10 रुपए फी सर दिए जाएंगे, और इसने फौजकुशी के लिए शाहपुर में एक छावनी भी कायम कर दी। इसके बरक्स रॉबर्ट सेंडीमैन ने अंग्रेज सरकार के सामने एक फॉरवर्ड पॉलिसी पेश की कि कैसे सरदारों को साथ मिलाकर हम पूरे इलाके पर बगैर फौज इस्तेमाल किए हुकूमत कर सकते हैं। मेरीवेदर की बरतानवी फौज मतलूबा नताइज हासिल ना कर सकी तो रॉबर्ट सेंडीमैन को बलूचिस्तान में आगे बढ़ने का इख्तियार मिल गया। इसने एक ज़हीन और काया डिप्टी कमिश्नर की हैसियत से नवाब इमाम बख्श मिजारी और नवाब जमाल खान लगारी के तवसत से करीबी इलाकों के मरी, बुगती और खेतरान सरदारों से ताल्लुकात बनाए और फिर बलूचिस्तान के इन सरदारों के जरिए तमाम बलोच सरदारों से ऐसे गर्म जोश और शानदार ताल्लुकात बनाए कि जब वो 1 जनवरी 1876 को खान ऑफ कलात के दरबार में इससे मिलने गया तो इसकी क़यादत में तमाम बलोच सरदार एक जुलूस की सूरत में दरबार में दाखिल हुए। इन सरदारों में मुल्ला मोहम्मद खान रईसानी, सरदार अल्लाह डीना कुर्द, शादी खान बंगजई, मोहम्मद सैयद खान मोहम्मद शही, जंदा खान शहवानी, मीर अल्लाह खान तमनदार मरी, मीर हजार खान मरी, गुल मोहम्मद खान तमनदार मरी, कुरम खान बजरानी मरी, नाल खान लोहारानी मरी, गोहर खान पसर तमनदार भुगती, हैबत खान मसूरी भुगती, फतह खान नौथानी भुगती, रुगैया खान कलपर, बलोच खान खेतरान और दीन मोहम्मद खान बुजदार शामिल थे। खान ऑफ कल्लात के साथ दरबार में सिर्फ 2 सरदार बाकी रह गए, सरदार नूरदीन मैंगल और सरदार कैसर खान मोसियानी। सरदारों की इतनी बड़ी वफादार अक्सरियत की वजह से एक ऐसा मुआहिदा हुआ जिसके तहत अगर खान और सरदारों के दरमियान कोई ऐसा तनाज़ा हो जो मुल्क के लिए अमन व अमान का मसला बन जाए तो फिर इस तनाज़े में हुकूमत बरतानिया सालिस होगी और इसी का फैसला सबको मानना पड़ेगा। यूं एक कतरा खून बहाए बगैर पूरे बलोच इलाके पर अंग्रेज की अमलदारी शुरू हो गई। अंग्रेज ने बलोच रस्म रवाज के मुताले के बाद ऐसा कानून नाफिज किया जो पूरे हिंदुस्तान से मुख्तलिफ मगर बलोच रवायात और रस्म रवाज के ऐन मुताबिक था। इस कानून के निफाज का सबसे अहम फायदा ये हुआ कि इसके बाद बलूचिस्तान में कभी भी अमन आमा या मुज़ाहमत का कोई मसला सर ना उठा सका। अब अंग्रेज ने सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा की तरह इनामात का आगाज किया और यहाँ के सरदारों को भी अलकाब, खिताब, मजिस्ट्रेटी, मुशायरे और एजाजिये अता करने शुरू कर दिए। इन मुशायरों को तमाम सरदार आज भी इंतहाई खुशदिली से डिप्टी कमिश्नरों से वसूल करते हैं। पहली बरतानिया अफगान जंग जो 1839 से 1842 तक हुई, इसमें अपने मुसलमान अफगान भाइयों के खिलाफ अंग्रेज का साथ देने वाले 6 सरदारों सरदार रईसानी, सरदार शाहवानी, वडेरा बंगलजई, सरदार मोहम्मद शही, सरदार लहड़ी और सरदार कुर्द के लिए अंग्रेज सरकार ने 300 रुपए माहवार अलाउंस मुकर्रर किए, जिन्हें खाना नशीनी अलाउंस कहा जाता है। दूसरी अफगान जंग के आखिर में जब गन मुक मुआहिदा हुआ तो पशीन, लोरालई, हरनाई, सिब्बी और सहूब के इलाके भी अंग्रेज की अमलदारी में आ गए।
ان علاقوں کے ساتھ خان آف کلا سے اجارے پر لیے گئے کوئٹہ، نوشکی اور بولان کے علاقوں کو ملا کر برٹش بلوچستان کا صوبہ بنایا گیا، جو افغانستان کے ساتھ ایک بفر زون تھا۔ اب انگریز سلطنت وسیع ہو چکی تھی اور نئے نئے سردار اس کا حصہ بن چکے تھے۔ انگریز نے ان سرداروں کے لیے بھی ماہانہ مشاہرے اور الاؤنس مقرر کیے، جو درج ذیل ہیں: نواب میری 300، نواب بگٹی 300، نواب جوگزی 400، سردار سنجرانی 350، ارباب کاسی 350، سردار زگر مینگل 300، سردار پانزی 240، سردار ناصر 218، سردار باٹزئی 108، سردار لونی 125، سردار زرکون 75 اور سردار موسیٰ خیل 60 روپے ماہانہ۔ برٹش بلوچستان اور ریاست کلات دونوں علاقوں سے مراعات حاصل کرنے والوں میں 73 نواب اور سردار شامل تھے، جن میں 60 بلوچ اور 13 پشتون تھے۔ ملک معتبر شاہی جرگے کے وہ اراکین اپنے قبائلی حیثیت کی وجہ سے وظائف لیتے تھے۔ ان میں 901 بلوچ اور 2094 پشتون تھے۔ اسی طرح انگریز نے کچھ وفاداروں کو ذاتی حیثیت سے بھی وفاداری کے اعتبار سے منتخب کیا تھا۔ ان کی تعداد 3300 تھی، جن میں 2229 پشتون اور 1031 بلوچ تھے۔ ان اعزازات اور الاؤنسوں میں کچھ موروثی اعزازیے تھے اور کچھ ذاتی اعزازیے اور الاؤنس۔ موروثی اور خاندانی اعزازیوں میں بلوچ زیادہ تھے اور جو ان کی خاندانی حیثیت پر دیے جاتے تھے، یعنی ان کی تعداد 117 تھی، اور پشتون کم تھے، یعنی 61، جبکہ ذاتی حیثیت میں انگریز کی نمک خواری کی بنیاد پر دیے جانے والے اعزازیوں میں پشتون بلوچوں سے 2 گنا تھے، یعنی 2168 پشتون اور صرف 914 بلوچ تھے۔ یہ تمام اعزازات، مشاہرے اور الاؤنس پاکستان بننے کے بعد سے لے کر 1976 کے سرداری کے خاتمے کے آرڈیننس تک جاری رہے۔ اسی دوران عطا اللہ مینگل اور غوث بخش بزنجو کی قوم پرست حکومت بھی قائم ہوئی، مگر کسی نے انگریز سے وفاداری کے الاؤنس ختم نہ کیے۔ بھٹو نے بھی 1976 میں سرداری نظام تو ختم کر دیا، لیکن ان اعزازات اور مشاہروں کو برقرار رکھا، اور یہ آج بھی برقرار ہیں۔ انگریز کے دور اقتدار میں رسم و رواج کا قبائلی قانون اور ان اعزازات اور مشاہروں کی برکات ہی تھی کہ کبھی تحریک مزاحمت نہیں اٹھی اور کبھی امن عامہ کا مسئلہ نہیں پیدا ہوا۔ لیکن قیام پاکستان کے صرف 10 ماہ بعد ہی 16 مئی 1948 کو پرنس عبد الکریم کی مزاحمتی تحریک کیوں شروع ہوگی؟ بلوچ قوم کی تاریخ میں اس کا جواب موجود ہے۔